Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to see some important news. पहला तो रिपब्लिक डे के बारे में है. We can expect that this type of news which comes, that is India displays indigenous arms and women power. तो ये एक पूरा पैराग्राफ जो है, जो पूरा पैसेज है from page 1 to page 12, ये हमारे लिए important होगा. We should know that what all new things have happened at the Republic Day, that is at the 74th Republic Day. Along with that, we will be also looking at this news which is coming. Hindenburg welcomes Adani Group's legal threat. इसमें एक टर्म यूज किया है, इकोनॉमिक टर्म है. दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जैसे कि हम जानते हैं ना, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, फिर एक फॉलो ऑन भी होता है. पब्लिक ऑफरिंग मतलब लिस्टिंग हो जाने के बाद भी कंपनीज जो हैं वो फिर से पब्लिक ऑफर लॉन्च करती हैं. वो क्यों लॉन्च करती हैं, उनके दो टाइप्स क्या होते हैं, वो हम इस न्यूज़ में समझेंगे. Then along with that we are going to discuss Indian State of Forest Report ISFR and Green India Mission. ठीक, ये important होगा. Green India Mission, as you can see over here. Then in world's first international vaccine, so India rolls out the world's first international vaccine, तो ये भी हमारे लिए important है. Along with that we will be studying today about the Fukushima nuclear disaster. Now Japanese government, they have decided to release the water into the Pacific Ocean. तो उसके क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक होगा, या और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, और इंडिया के लिए इसका क्या रिपरकशन है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दैट रिपोर्ट. Okay, so let's start now. The first is India displaced indigenous arms and women power. So at the 74th Republic Day celebrations which was held at renovated कर्तव्य पथ. ठीक है ना, ये जो कर्तव्य पथ है, राजपथ जो हम पहले बुलाते थे, जिसका ब्रिटिश लोगों के टाइम नाम था किंग्सवे. ठीक, सो इफ यू विल जस्ट सी किंग्सवे, पहले ब्रिटिश लोग के टाइम में इसको बुलाया जाता था किंग्सवे. ठीक, जो आपका पूरा एक है इंडिया गेट से लेके प्रेसिडेंशियल पैलेस तक, तो किंग्सवे. और उसका बाद में नाम हुआ राजपथ. ठीक, और राजपथ के बाद अब उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो कर्तव्य पथ पे हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है. ठीक, so it was 74th Republic Day celebration. 74th Republic Day celebration. Okay, now the thing is, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एक तो इंडिजिनियस वेपन. ठीक, दो थीम आप लगा सकते हैं 74th रिपब्लिक डे का. इंडिजिनियस वेपन शोकेस करना, दैट इज आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत. उसके साथ साथ वुमेन पावर. उसके साथ साथ क्या है, वुमेन पावर. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वुमेन पावर. गॉट इट. सो यहाँ पे वन थिंग आई वॉन्ट टू से डिस्कस इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे. सो एज वी नो दैट रिपब्लिक डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. ठीक है, तो 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये है कि रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है. रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब इफेक्टिव कब से हुआ, दैट इज 26 जनवरी 1950. ओके, इट इज द डे व्हेन यू कैन से दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950. द सेकेंड इज कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट उसको किया था, बहुत पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, थोड़ा पहले ही. ओके, सो दैट वी सेलिब्रेट इट एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं. वन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. So you can write me in the comment box that when we celebrate Constitution Day. उसके बाद जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने की जब बारी आई, तो वो हमने एनफोर्स किया 26 जनवरी को. ठीक है, 1950. फाइन. नाउ व्हाई वी हैव सिलेक्टेड 26 जनवरी एज आवर रिपब्लिक डे. तो ये रिलेटेड है हिस्ट्री से. दैट इज 26 जनवरी 1930 से रिलेटेड है ये. 1930 व्हेन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज resolution, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन was adopted. ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज जो है वो ऑब्जर्व किया गया था. दिस रेजोल्यूशन इट वाज अडॉप्टेड ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन लाहौर.
okay, 1929. So here in that Lahore session of Indian National Congress, it was decided that 26 January 1930 will be celebrated as Purna Swaraj Day. So this is the significance of 26 January. Okay, so let's come to the news again. चलिए, so यहाँ पे देखेंगे that this year's parade was the first with President Draupadi Murmu at the helm. The celebration had a chief guest. A chief guest important है हमारे लिए, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. Okay, 2 साल तक कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से चीफ गेस्ट नहीं आ पा रहे थे, बट दिस ईयर वी सॉ इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी एज द चीफ गेस्ट. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है. दैट इज द 21 गन सैल्यूट है. इट वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन मेड 105 mm फील्ड गन्स. इसके पहले हम क्या यूज करते थे, 7 विंटेज क्विक फायर 25 पाउंडर गन्स. उसको हमने रिप्लेस किससे किया, इंडियन मेड 105 mm फील्ड गन्स. Then we will see that army it showcased made in India equipments which includes main battle tank Arjun, Nag missile system, K9 Vajra T gun system, Akash air defense system and BrahMos missile. Okay. Now moving to the page number 12. अब यहाँ पे देखेंगे combined band and marching contingent from Egypt with 144 soldiers of the Egyptian army and led by Colonel Mahmoud Mohammad Abdel Fattah al-Kharwazi was the part of the parade. तो ये एक important point हो गया. उसके बाद अगर परेड जो है इट वाज लेड बाय परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, followed by Paramveer Chakra and Ashok Chakra awardee. Then there was display of women's empowerment. That is the marching contingents of Indian Air Force and Indian Navy. They were led by women officers for the first time. So this is very important point. This is one of the speciality of our 74th Republic Day. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, शी लेड द नेवीज 144 sailors. Squadron leader Sinu Reddy, she headed 144 air warriors and 4 officers of the Indian Air Force. उसके बाद देखेंगे in another first, the Navy's contingent also included 3 women and 6 men Agniveers. This is also very important. Then अगर आप देखेंगे the Central Reserve Police Force also presented an all-women marching contingent in the parade led by Assistant Commandant Poonam Gupta. Then Delhi Police had an all-women pipe band comprising 35 women constables, which was led by Assistant Commissioner of Police Shweta K. Sangathan. उसके बाद जो स्टेट्स के जो टेबुलेक्स होते हैं उनमें भी वुमेन एम्पावरमेंट था. जैसे त्रिपुरा का टेबुलॉय इट फोकस्ड ऑन एक्टिव रोल ऑफ इट्स वुमेन इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स थ्रू टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. उसके बाद केरला इट प्रेजेंटेड फोल्क ट्रेडिशन ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट. Then one of the most popular part of the parade was the fly past, which was not clearly visible due to cloudy weather, leaving the audience a bit disappointed at the end. But some of the formations which was formed were Nitra by 4 Rafale fighter jets and Trishul by 3 Sukhoi 30 MKI. Then creating a diamond shape in the blurry skies were the helicopters of the Indian Army Aviation Corps, and the Rudra formation consisted of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. So this is all about the parade news related to 74th Republic Day. Okay, now अब हम आते हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड 2 न्यूज और ले लेते हैं फटाफट. एक है इंडिया एंड इजिप्ट रिटेलिएट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे इंडिया एंड इजिप्ट, ओके, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, okay, like Indonesia, Czechoslovakia, they are considered as the founding member of non-aligned movement. So India and Japan, they have given support for non-aligned movement. Okay, so this is very important, non-aligned movement. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे that is that Egypt was a non-permanent member during 2016-17 and India had a similar stint during 2021-22. Along with that, India and Egypt have agreed to initiate new engagement to intensify military-to-military engagement. Then the two governments have agreed to fight terrorism in all forms, including cross-border terrorism and intensity calculation between their respective national security councils. Okay. The next is Republic Day के दिन जोशीमठ में again there is a protest, okay, staged by the residents. तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का जो प्रोजेक्ट है, दैट इज विष्णुगढ़ तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट. ओके, तो now there have been documents which says that जो जोशीमठ का sinking है it is related with these projects and other projects like making a tunnel. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टनल की बात हो रही है यहाँ पे वो हो रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड. ठीक है, हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड जो ये है ये कनेक्ट करता है जोशीमठ को सीधा बद्रीनाथ से.
ओके, एंड रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फोकस में है। एक तो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट, इस पावर प्रोजेक्ट का नाम है तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट, और हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड दैट हैव रेज्ड द कंसर्न related to sinking of Joshimath. The next is China has exploited tribal alienation along India-Myanmar border. तो अगर आप देखेंगे इंडिया म्यांमार बॉर्डर, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में पहले हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं विच इज हियर। ओके, अब इसको मैं एक और न्यूज़ से आपको जोड़ के बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, इट इज़ 1643 किलोमीटर लॉन्ग। उसके बाद जो 4 स्टेट्स हैं इंडिया के विच शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, दे आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बाद में क्या है कि गिवन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेजेस बिटवीन पीपल ऑन बोथ द साइड्स, द बॉर्डर इज पोरस एंड देयर इज फ्री मूवमेंट रिजीम। एक इंडिया म्यांमार के बीच में 16 किलोमीटर का फ्री मूवमेंट रिजीम है, वेयर लोकल फ्रॉम बोथ द साइड्स कैन गो अप टू 16 किलोमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर अंडर फ्री मूवमेंट रिजीम। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंडिया म्यांमार बॉर्डर देखोगे तो देयर इज सिक्योरिटी कंसर्न्स आल्सो, देयर इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बीच में एक सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जैसे कि ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, गॉट इट, दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग वे बैक इन अराउंड 2003-2004 both the government agreed for making the fencing the India Myanmar border which is resisted by the tribal communities which live along the India Myanmar border. So they have resentment against the fencing of the border जिसको चाइना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक तो ये प्रॉब्लम हो गया इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल एलिनेशन अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट देयर एग्जिस्ट अ हिस्टोरिकल लिंक बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स एंड चाइना, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं और चाइना है उनके बीच में एक लिंक है जो म्यांमार के थ्रू होके जाता है। सो इफ़ यू विल सी द आर्म्स एक्वायर्ड फ्रॉम चाइना आर स्मगल्ड थ्रू थाईलैंड, बांग्लादेश एंड सीनो म्यांमार बॉर्डर्स इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, that's why there has been a strategy, there has been an approach to fence the border which is being resented by the tribal communities. Got it? The next is coming to the Hindenburg news. तो यहाँ पे Hindenburg news है, ठीक है। Hindenburg करके कंपनी है, ओके, जिसने एक रिपोर्ट निकाला है जिसने कहा है कि अडानी के जितने भी डेप्ट्स हैं उसके बारे में उसने एक रिपोर्ट निकाला है। तो यहाँ पे एक जो टर्म यूज हो रहा है दैट इज अबाउट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। Okay, follow on public offering. So let's see what is follow on public offering. Follow on public offering. तो आप अगर देखेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर जो है वो रिलीज करता है पब्लिक के लिए पहली बार, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी शेयर्स पब्लिक खरीदती है उसकी लिस्टिंग हो जाती है। ओके, देन वी से द कंपनी इज लिस्टेड। उसके बाद दूसरा आता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। नाउ व्हाट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग? लिस्टिंग के बाद कभी कभी जो कंपनी है वो अपने शेयर्स फिर से पब्लिक के बीच में सेल करती है, ठीक है, लिस्टिंग के बाद। तो उसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, दैट शेयर्स listed company is now again selling the shares to the public. उसके बाद अगर आप ये जो देखेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डाइल्यूटिव, एक होता है नॉन डाइल्यूटिव, ठीक है। डाइल्यूटिव में क्या होता है दैट न्यू शेयर्स जो हैं, ओके, उनको सेल किया जाता है पब्लिक के बीच में, ठीक है। नॉर्मली डाइल्यूटिव शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी यूज करती है टू रेज फंड, ओके, टू रेज फंड फॉर एक्सपांशन, व्हाट इट, टू रेज फंड फॉर एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। या अपने डेप्ट्स को रीपेमेंट ऑफ डेप्ट्स करना है, ओके, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट्स, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नॉन डाइल्यूटिव क्या हो गया? नॉन डाइल्यूटिव का मतलब जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो अपने शेयर को पब्लिक में बेचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रक्चर है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, गॉट इट। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन डाइल्यूटिव इन नेचर।
सो नाउ हियर कमिंग टू द न्यूज़, तो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया है अबाउट द डेप्थ ऑफ अडानी ग्रुप. नाउ द अडानी ग्रुप सेज दैट ये जो रिपोर्ट है इसको अडानी एंटरप्राइज का जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है जो रिलीज होने वाला है उसको साबोटाज करने की कोशिश की गई है. ओके, जो Hindenburg है, it is the US short seller company, okay, which has pointed out the problems in Adani debts, okay, which has been refuted by the Adani group. अब हम आते हैं न्यूज़ पे. आगे की न्यूज़, इंडियाज टाइमली सपोर्ट एंश्योर्ड श्रीलंकाज इकोनॉमिक सर्वाइवल. तो ये न्यूज़ हमने पहले भी किया था. हमने पहले किया था कि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव एश्योरेंसेस टू IMF फॉर डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका का जो न्यूज़ है दैट वी ऑल नो दैट श्रीलंका अर्लियर डिक्लेयर डिफॉल्ट ऑफ 51 बिलियन. ओके, उसके बाद IMF के साथ इनकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई वेयर IMF हैव एग्रीड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ $2.9 बिलियन. बट यहाँ पे IMF का कंडीशन ये है कि आपको अगर ये $2.9 बिलियन का लोन अगर एक्सेस करना है देन दे नीड एश्योरेंसेस. हु नीड्स? IMF नीड्स एश्योरेंसेस फ्रॉम three largest debtors to Sri Lanka. So these are China, Japan and India. तो इसमें जो इंडिया है it has become the first debtor of Sri Lanka to give assurance to IMF for debt restructuring with Sri Lanka. After China and Japan follows the same, then Sri Lanka can access this short-term liquidity support. इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे India has also helped Sri Lanka with $3.9 billion support like credit lines, currency swap and helping with their loans. Okay, उसके बाद श्रीलंका is also looking for India's help in 3 sectors, that is investment, tourism and trade. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखेंगे they need assistance in infrastructure like energy, renewable energy, where Sri Lanka has the potential of 30,000 megawatt of wind energy. Okay, then if you will see that the next is tourism sector, where Sri Lanka wants India's help to revive the tourism sector. The third is a trade, so they want to negotiate free trade agreement with India as early as possible. The next is Green India Mission. तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है RTI एक्ट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक्सेस किया गया है कि दैट मैनी स्टेट्स इन इंडिया दे आर लैगिंग बिहाइंड देयर टारगेट्स व्हिच वाज आउटलाइंड इन ग्रीन इंडिया मिशन. तो अगर आप देखेंगे द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और ग्रीन मिशन, इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ये आपका पहला पॉइंट होगा. इसके अंदर टारगेट क्या है? द टारगेट इज 10 million hectares of forest and non-forest land for increasing the forest cover and improving the quality of existing forest. मतलब to increase the forest cover in India by 10 million hectares. Got it? अगर अब हम देखें then between 2015-16 to 2021-22 based on submissions from 17 states, okay, so we will see that the target of increasing tree and forest cover is 53,377 hectares and improving the quality of degraded forest by 1,66,656 hectare. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे that there are certain states with a significant shortfall in tree cover which includes आंध्र प्रदेश जिसका टारगेट है 186 हेक्टर का, बट अभी तक कितना अचीव हुआ है? 75. उत्तराखंड का टारगेट कितना है? 6,446 हेक्टर, बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ अ हिमालयन स्टेट, बट इट हैज़ अचीव्ड ओनली 1,505 हेक्टर. मध्य प्रदेश का टारगेट है 5,858, बट इट हैज़ डिलीवर्ड ओनली 1,882 हेक्टर. ओके, उसके बाद केरला का टारगेट है 1,686 हेक्टर, बट इट हैज़ गॉट ओनली 616 हेक्टर. अगर आप देखें as per the India State of Forest Report 2021, forest and tree cover in the country increased by 2,261 square kilometer since 2019. This is very important point. Second is जो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है it is 80.9 million hectare which accounts for 24.62% of the geographical area of the country. Then the report says कि 17 states and union territories have more than 33% of their area under forest cover, which includes Madhya Pradesh, which has the largest forest cover, followed by Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra. अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो उसमें सबसे टॉप पे है मिजोरम, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड. बट क्रिटिक्स कहते हैं कि दैट इंक्रीज इन ग्रीन कवर वाज ऑलमोस्ट एंटायरली वाया कमर्शियल प्लांटेशंस. ओके, इसका मतलब ये है कि कमर्शियल प्लांटेशन के वजह से इंक्रीज हुआ है, विच कैन नॉट रिप्लेस द नेचुरल फॉरेस्ट.
The next is private hospitals with advance orders to get international shots soon. So here we are discussing about the world's first international कोविड वैक्सीन जिसका नाम है इंकोवैक. ये इंकोवैक को किसने मैन्युफैक्चर किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने. इसका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो रेट होगा वो कितना होगा? ₹800 अ डोज एंड गवर्नमेंट विल बाय इट, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट एट ₹325 अ डोज. उसके बाद अगर आप देखेंगे that it is the world's first international vaccine for COVID to receive approval for the primary 2-dose schedule and as a heterologous booster dose. ठीक है ना. तो हेट्रोलोगस बूस्टर डोज का मतलब कि मान लीजिए कि किसी ने कोवैक्सीन लिया है, दो डोज ऑफ कोवैक्सीन लिया है या 2 डोज ऑफ कोविशील्ड लिया है, दे ऑल्सो कैन टेक द इंकोवैक इंटरनेशनल वैक्सीन. कमिंग टू फॉरेन पेज. अब यहाँ पे देखिए हम इंडिया म्यांमार की बात कर रहे थे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर की. तो हमने कहा था कि अगर इंडिया म्यांमार का बॉर्डर पोरस है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग. एक हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, सिक्योरिटी दैट इज आर्म्स, सप्लाई ऑफ आर्म्स. ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. देन विच इज रिलेटेड विद इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट. अब एक यूएन का रिपोर्ट है, यूएन ड्रग ऑफिस का. They have said that opium poppy production in Myanmar ramped up dramatically following the 2021 military coup. Okay, so they are saying the area of land used for opium poppy cultivation expanded by 1/3 to over 40,000 hectares after the takeover of military government in Myanmar. So again you can see that this is drugs is one of the problem between India Myanmar border. Now since there is a rise in opium production, so definitely that drug smuggling through India may increase. The next is Leopard tanks to arrive in Ukraine around late March. तो जर्मनी यहाँ पे हो सकता है कि Leopard tanks किस कंट्री ने प्लेज किया है? So it is Germany to help Ukraine repel Russia's invasion will arrive in late March. Okay, so this is one of the news. अब हम चलते हैं फुकुशिमा के बारे में पढ़ते हैं. जापान टू फ्लश फुकुशिमा वेस्ट वाटर. तो देखिए ये न्यूज़ क्या है कि जब फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है, फाइन. सो इट अकर्ड इन मार्च 2011 आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑफ 9 मैग्नीट्यूड एंड फॉलोड बाय सुनामी. ओके, इट डैमेज द डीजल जनरेटर. तो जैसे डीजल जनरेटर डैमेज हुआ उससे क्या हुआ कि देयर वाज लॉस ऑफ पावर. ओके, और जो कूलेंट जो सप्लाई होना चाहिए था न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कूलेंट सप्लाई नहीं हुआ. देन व्हाट हैपेंड दैट सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स दे लीक्ड फ्रॉम रिएक्टर प्रेशर वेसल्स एक्सप्लोडेड इन द upper levels and exposed them to the ambient air, water, soil and local population. Then winds, they also carried out radioactive material thrown up into the air into the Pacific Ocean. Okay, now what the government has decided now? The government has decided to flush the water into the Pacific Ocean. तो यहाँ पे फ्लशिंग के पहले जो कंपनी जो ऑपरेट करती थी फुकुशिमा का न्यूक्लियर प्लांट, दैट इज टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, which was operating the Fukushima facility, it is saying कि we have treated the water to remove most radioactive isotopes. मतलब they are claiming कि हमने जो इसमें radioactive contamination था उसको हमने निकाल दिया है and now the water is far above the safety standards, that is 1/40th of the tritium which is permitted, उससे भी कम है. Now after this there are various options. But now the government has gone with the option of releasing the water in the Pacific Ocean because they are saying कि जो TEPCO है it is running out of water tanks and nuclear plants around the world they regularly release water containing traces of small amounts of radionuclides into large water bodies. मतलब वो कह रहे हैं कि एक तो existing जो facilities है for storing the water वो खत्म हो रहा है. Second, ये नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है, ये गवर्नमेंट कह रही है वहाँ की कि नॉर्मल ट्रेंड है कि वाटर विद स्मॉल ट्रेसेस ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स आर रेगुलरली रिलीज्ड इन ओशियन और लार्ज वाटर बॉडी. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एनी डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स. सो दे आर सेइंग दैट इफ वी आर गोइंग टू रिलीज द वाटर इन द पैसिफिक ओशियन, सो देयर विल बी chances of that poisoning of fish or entry of radioactive materials into food chain and causing the risk of cancer and other health impacts. जैसे कि अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया it banned seafood imported from Fukushima to Japan's displeasure from 2013. उसके बाद जो ये TEPCO है इसमें एक प्रॉब्लम और है. क्या है कि
टैपको जो है इट हैज़ नॉट रिमूव ट्रिटियम फ्रॉम द वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। अगर हम ट्रिटियम की बात करें, मतलब ट्रिटियम, you can see that tritium water, it is chemically identical to normal water but it is tough to remove, fine। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रिटियम को निकालना बहुत टफ है, तो इस वाटर से भी ट्रिटियम को निकालना बहुत टफ है जो फुकुशिमा से रिलीज हुआ है, गॉट इट। तो अगर इसको रिलीज किया जाएगा, सो अगेन व्हाट विल हैपन दैट इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडीज ऑफ लिविंग क्रीचर्स एंड इट विल बी रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फूड चेन। उसके बाद साथ साथ में प्रॉब्लम यह है कि दैट क्योडो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि अलॉन्ग विद ट्रिटियम देयर आर अदर रेडियो न्यूक्लाइड्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर विच इंक्लूड्स रुथेनियम एंड प्लूटोनियम एंड विच कैन परसिस्ट फॉर लॉन्गर इन द बॉडीज ऑफ मरीन क्रीचर्स एंड ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, अब क्या जापान के पास कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं क्या? सो इफ यू विल सी दैट, सो some have asked why the Japanese government can't store the water for longer and then discharge it। मतलब कह रहे हैं कि वाटर को स्टोर करो बहुत ज़्यादा दिन तक, 12 से 13 साल तक जब हम अगर उसको स्टोर करेंगे तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिनका हाफ लाइफ 12 to 13 ईयर्स होता है वो निकल जाएंगे, ठीक है, वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अपने आप रिड्यूस हो जाएगी और उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं ओशियन में। But Japanese government it has saying that it needs tanks to hold the water each with the capacity of 1000 meter cube, okay, but they have said that flushing the water would be the way forward over storage and vaporization। मतलब वाटर को स्टोर करना 12 से 13 साल से ज़्यादा अच्छा होगा कि 30 साल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा वाटर जो है पैसिफिक ओशन में रिलीज करते रहें। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विच इज़ बेस्ड इन वियना, दे ऑल्सो विजिटेड द साइट एंड दे सेड दैट डिस्चार्ज वुड बी टेक्निकली feasible and would allow the timeline objective to be achieved, right? बट नाउ सी यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ये वाटर रिलीज होने वाला है, तो जो चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे हैव प्रॉब्लम विद दिस, ओके। सो दे हैव प्रॉब्लम बिकॉज अगर पैसिफिक ओशन में कंटेमिनेशन हो गया सो दे ऑल आर शेयरिंग द वाटर बॉडीज, ओके, तो दे ऑल विल बी इम्पैक्टेड। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापान में एक चेंज आया, दैट इज the accident reduced nuclear power's contribution to electricity generation from 30% to 5% in 2022. But now the new government under Fumio Kishida, who is the Prime Minister of Japan, they are planning to restart the old reactors and build new ones in response to increasing cost of fossil fuels। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी, ओके। बट यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, दैट इज इन अक्टूबर 2012, दैट इज कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट फैसिलिटी इन तमिलनाडु, तो पीपल प्रोटेस्टेड एंड पुलिस अरेस्टेड नियरली 2000 प्रोटेस्टर्स। यहाँ पे भी प्रोटेस्टर्स वर डिमांडिंग दैट इफ द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर इनटू द वाटर बॉडीज इट विल इम्पैक्ट देयर लाइवलीहुड, स्पेशली फिशिंग। Now today, one editorial which is important, that is a Holocaust education for India to create a just present. So Holocaust, you know that it was during World War II when Jew people, they were systematically exterminated in Germany. So today we celebrate International Holocaust Remembrance Day. We remember those who have become the victims of unprecedented and systematic killings. तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये चल रही है about violence and hatred and how to remove that. सो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, दैट टुडे एज वी मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, वी रिकॉल द सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ 6 मिलियन ज्यूस। इसको और क्या बुलाते थे, इफ यू विल सी, शोआ और द होलोकॉस्ट, ओके, स्टैंड्स आउट एज अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो ये पूरा है होलोकॉस्ट, इट रिमाइंड्स अस that we need to follow democratic values and we need to identify circumstances that can lead to increase in hate speech, violence and even mass atrocities, okay। so यहाँ पे अगर आप देखेंगे that drawing from the concept of repatriative futures, we must find ways to talk about the past by imbuing the responsibility to never forget and developing competencies to promise of never again among the youth। मतलब कि हमें अपने चिल्ड्रन को, यूथ को एजुकेट करना है कि ताकि फिर डिस्क्रिमिनेशन इतने ज़्यादा लेवल पे ना चले जाए कि वेयर द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन और सिस्टमेटिक किलिंग्स ऑफ सर्टन ग्रुप्स इज बिकम्स लीगल और इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसमें यूनेस्को ने देखिए एक इनिशिएटिव लिया है, सच एज इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन होलोकॉस्ट एंड जीनोसाइड एजुकेशन, विच इज़
step in direction of fostering reparative justice. Okay. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.